नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में जारी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर एक दिन पहले असम पुलिस ने कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दिमापुर केस दर्ज किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस पर दोपहर 3 बजे से सुनवाई शुरू हो गई है। पहले खेड़ा को गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस ने फ्लाइट से उतार दिया। खेड़ा रायपुर शुक्रवार से शुरू हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे। इस कार्रवाई के विरोध में फ्लाइट में मौजूद दूसरे कांग्रेस नेताओं पर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की ओर से विमान में उतर। रंजीत कुमार ने भास्कर को बताया है कि घटनाक्रम सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ, जब पवन खेड़ा हमारे साथ प्लेन में सवार हुए। एयरपोर्ट पर पुलिस के अधिकारी प्लेन में आए थे और कहा कि आपको उड़ान भरने के लिए अनुमति नहीं है। जैसे अधिकारी पवन खेड़ा को लेकर विमान से उतरे, बाकी कांग्रेस नेता भी एक एक करके विमान से उतरने लगे। सभी नेता प्लेन के पास धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। वहीं कई अधिकारी भी आए थे। रणदीप सुरजवाला ने कहा है कि आप लोग लिख कर दीजिए कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है, तभी हम यहां से धरना खत्म करेंगे। काफी देर तक चले हंगामे के बाद अधिकारियों ने फैसला लिया और कई फ्लाइट्स के बाकी पैसेंजर्स को दूसरी फ्लाइट से रायपुर भेजा जाएगा। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन में आधी रात मारपीट। दिल्ली नगर निगम एमसीडी गुरुवार को भारी हंगामे के चलते कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हम स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों को चुनाव शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू होगी। बुधवार दोपहर से गुरुवार सुबह तक सदन की कार्रवाई 6 बार स्थगित की गई है। भाजपा ने आपसे वोट की गोपनीयता भंग करने के लिए आरोप लगाया है। वहीं एमसीडी के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नेताओं को अफसरों की जासूसी करवाने के मामले में आप दफ्तर के बाहर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांगे। गृह मंत्रालय ने बुधवार को केजरीवाल सरकार की फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोपों पर सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दी थी। दिल्ली नगर निगम एमसीडी में बुधवार को मेयर चुनाव के बाद बुधवार शाम को स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। आप और बीजेपी मेंबर्स के मारपीट शुरू कर दी। इनमें पुरुष पार्षद भी थे, महिला पार्षद भी थे। दोनों एक दूसरे पर लात घूस से बरसा। सदन में बोतलें फेंकी गई और बेल्ट बॉक्स पलट दिए। शैली ओब्रॉय ने कहा कि भाजपा के पार्षदों ने मुझ पर हमले की कोशिश की। ये भाजपा का गुंडेगर्दी की इंतहा है। उनको एक महिला मेयर पर हमले की कोशिश की। सदन में बुधवार देर रात तक हंगामा चलता। दोनों पक्षों के पार्षद सदन में सो गए। इसके तस्वीरें भी सामने आई। गुरुवार सुबह नाश्ते के बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन हंगामे के चलते कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब स्टैंडिंग कमेटी 6 सदस्यों का चुनाव शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू होगी। दोपहर से गुरुवार सुबह तक सदन की कार्रवाई 6 बार स्थगित कर दी। भाजपा के आप पर वोट की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाया गया है। तालिबान ने यूएस से मांगे $3.5 अरब। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने अमेरिका से $3.5 अरब वापस लौटने की मांग की। ये मांग न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट के बुधवार को सुनाए गए फैसले के बाद उठी है। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि 9/11 हमले के पीड़ित इन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दरअसल अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद अमेरिका अफगान संपत्ति अपने कंट्रोल में ले ली। इस दौरान अमेरिका प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि इसका इस्तेमाल 9/11 पीड़ितों के परिवार के मदद करेंगे। 9/11 हमले के बाद कुछ पीड़ित परिवार तालिबान का मुकदमा कर दिया था। इस पर वो जीत भी गए थे। हालांकि न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट पर जज डैनियल ने अपने फैसले में कहा है कि कोर्ट के पास अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के पैसे को जब्त करने का अधिकार है। डैनियल ने अपने 30 पेज के ओपिनियन में कहा था कि तालिबान के अमेरिका के इतिहास में सबसे खतरनाक हमले की जिम्मेदारी लेते हुए मुआवजा भरना चाहिए, लेकिन अमेरिका अफगान सेंट्रल बैंक ऑफ पैसे को जब्त नहीं कर सकता। अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसका सीधा मतलब यही होगा कि अमेरिका तालिबान सरकार की मान्यता दे रही है। फैसले में साफ होता है कि तालिबान अमेरिका दोनों ही कर्ज चुकाने के लिए अफगानिस्तान की संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बता दें कि अमेरिका सहित अब तक किसी भी देश ने तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार के तौर पर मान्यता नहीं दी है। पीएम मोदी की पोस्ट बजट वेबिनार आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पोस्ट बजट वेबिनार के पहले कार्यक्रम की ग्रीन ग्रोथ लगातार लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा हमारी सरकार का बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही नई युग के
सुधार के आगे बढ़ता रहा है। पोस्ट बजट वेबिनार कार्यक्रम आज शुरू होगा जो 11 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 12 अलग अलग सेक्टर पर चर्चा होगी और लोगों से बजट की घोषणाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सुझाव लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 के बाद से भारत जितने बजट आए थे उनमें से एक पैटर्न रहा। पैटर्न में ये हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियां हैं समाधान के साथ युग के सुधार को आगे बढ़ाया जाता है। उन्होंने आगे कहा है कि बजट भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट के लीड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि भारत अपने लक्ष्यों के समय से पहले हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पावर कैपेसिटी बिजली क्षमता में हमने 40% नॉन फॉसिल फ्यूल में 9 साल आगे के लक्ष्य हासिल किया। भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़े टेक्नोलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है। भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के साथ साथ ग्लोबल गुड भी बहुत मदद करेगा। ये बजट आपके लिए एक अवसर तो ही है, इसमें आपके सुरक्षित भविष्य की गारंटी भी समाहित है। मैं आज एनर्जी वर्ल्ड से जुड़े स्टॉक होल्डर को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूँ। भारत रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में जितना कमांडिंग पोजीशन में होगा उतना ही बड़ा बदलाव और विश्व में ला सकता है। 38 दिन ही दिल्ली की मेयर रहेंगी शैली ओबरॉय। दिल्ली नगर निगम एमसीडी चुनाव में 34 सीटों में जीती शैली ओबरॉय 38 दिन में ही मेयर पद पर रह सकती है। दरअसल एमसीडी की धारा 67 के अनुसार निगम का साल अप्रैल माह की पहली तारीख से शुरू होते ही अगले साल 31 मार्च को समाप्त होगा। ऐसे में फरवरी के आज से पूरे 7 दिन और मार्च के 31 दिन को मिलाकर उनका कार्यकाल सिर्फ 38 दिन का बचा है। इसके बाद दोबारा से 1 अप्रैल को मेयर का चुनाव होगा। सदन में एक बार फिर से देर रात हंगामा हो। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर बीजेपी और आप पार्षदों के बीच हाथापाई हुई। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव में धांधली है और आप में आरोप लगा गया है कि मेयर शैली ओबरॉय पर हमले की कोशिश की गई है। नगर निगम चुनाव के 80 दिन बाद दिल्ली को नया मेयर मिला है। आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय को मेयर चुना गया। शैली को 150 वोट मिले। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हराया। दिल्ली के 10 साल बाद महिला की मेयर वहीं आपके आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर चुना गया। उन्होंने 147 वोट मिले। उन्होंने बीजेपी के कमल बागड़ी को हराया। 2011 में भाजपा की रजनी अब्बी आखिरी महिला मेयर थी, जिसके बाद 2012 में शीला दीक्षित सरकार के दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया। 2002 में इन हिस्सों को मिलाकर फिर से एक कर दिया गया। इसके बाद एमसीडी का पहला चुनाव था। मेयर चुनाव जीतने के बाद शैली ने कहा है कि जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए साथ काम करना होगा। इसके लिए सीएम के केजरीवाल की जनता को दी 10 गारंटी पर काम करेंगे। लैंडफील्ड साइट की निरीक्षण 3 महीनों के अंदर किया जाएगा। उधर शैली ओबरॉय की जीत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुंडागर्दी हार गई, दिल्ली की जनता जीत गई है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में दिखाई जाएगी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। पश्चिम बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी का गुरुवार को दीक्षांत समारोह है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई इवेंट्स में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। इस बीच छात्रों के एक दल में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्रिएशन टेलीकास्ट करने की ऐलान किया है। बोलपुर पुलिस डॉक्यूमेंट टेलीकास्ट करने के लिए परमिशन नहीं दी है, लेकिन स्टूडेंट्स इस ग्रुप में इसका प्रचार करना शुरू कर दिया, जिसके चलते पुलिस उन्हें ऐसा ना करने की चेतावनी दे रही। रक्षा मंत्री और केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार गुरुवार को शाम 5 बजे बोलपुर शांति निकेतन पहुंचे, जिसमें दीक्षांत समारोह का आयोजन शुक्रवार की सुबह होना था। स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए कैंप्स के अंदर रतनपल्ली निपताला घाट को चुना है। शाम 6 बजे से इनकी शुरुआत करेंगे। ये जगह उस स्पॉट में कुछ भी दूरी पर है जहां शाम 6:30 बजे राजनाथ सिंह टैगोर का म्यूजिकल भानु सिंधेज पदावली देखने वाले थे। इसके बाद विश्व भारती के कुलपति विद्युत चक्रवर्ती के साथ मीटिंग करेंगे। डीएसए के लीडर के मुताबिक जब उन्होंने सुना कि रक्षा मंत्री विश्व भारती आ रहे हैं, तब उन्होंने फैसला लिया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी बचाने के लिए मौन प्रदर्शन करेंगे। डॉक्यूमेंट्री को पहले प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी एसएफआई स्टूडेंट विंग बिना किसी अनुमति के टेलीकास्ट कर चुके। उधर भीड़ भूम भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ध्रुवा शाह छात्रों के इस कदम की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि माओवादी सोच के प्रभावित स्टूडेंट्स विंग के सदस्य के जानबूझकर ये कदम उठाया ताकि उस वक्त बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाकर रक्षा मंत्री का अपमान किया जा सके। इन नकली वामपंथियों में जेएनयू के ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत के लोग उनका भरोसा नहीं करते।
आप सरकार का इन्वेस्ट पंजाब समिट शुरू। जब सरकार का पहला इन्वेस्ट पंजाब समिट गुरुवार को मोहाली में शुरू हुआ तो 2 दिवसीय समिट का उद्घाटन पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया। इस दौरान जालंधर के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में इंडस्ट्री को सकारात्मक माहौल उपलब्ध करवाएगी। भगवंत मान ने देश विदेश के कंपनियों को पंजाब इन्वेस्टमेंट करने को न्योता भी दिया। ओपनिंग के स्पीच में सीएम ने कहा कि पंजाबी मेहनती हैं और पंजाब 5 नदियों का प्रदेश है। पंजाबियों ने भी बड़े बड़े आइडिया और स्टार्टअप दुनिया को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जोमेटो, ओला वगैरह के नाम भी गिनाए हैं। आप सरकार को अपने इस पहले इन्वेस्टर समिट में राज्य के करोड़ों रुपए के बड़े प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है। समिट के पहले दिन सीएम पंजाब भगवंत मान के साथ मंच पर कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के वीके जंजुआ मौजूद रहे, जिनके अलावा आपके सभी विधायक इंडस्ट्रियल मंच के सामने कुर्सियों पर बैठे थे। सीएम ने कहा कि सामान्यतः इस तरह समिट MOU कल्चर केवल दिखावे का होता है, जैसे जमीनी स्तर पर कुछ नहीं उतरता, लेकिन पंजाब हर किसी का पेट भरता है। उन्होंने कहा है कि जो इंडस्ट्री पंजाब के लोकल युवाओं को नौकरी में तरहीज देगी, उस पर सस्ती बिजली के साथ साथ दूसरे मामलों भी प्रायोरिटी दी जाएगी। जिस सीएम ने कहा है कि पंजाब नई चीजों, टेक्नोलॉजी, आइडिया को बहुत ही तेजी से अपनाता है। पहले पंजाब के पास केवल एक नेशनल हाईवे था और उसी के आसपास सारी इंडस्ट्री लगी हुई थी। आज पंजाब के हर हिस्से में रेल को लेकर एयर और रोड कनेक्टिविटी है, जहां 4 नेशनल हाईवे बन चुके हैं, 4 घरेलू इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल रहे हैं। बहुत जल्दी लुधियाना का हलवारा एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। सत्ता विपक्ष से 2 MLA में बजट पर चर्चा। योगी सरकार के बुधवार को यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट 6,90,000 करोड़ रुपए का पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट की युवा, महिला, कृषि, किसान, मेडिकल, SSS, मई सेक्टर, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर और फोकस करने वाले बजट पेश करने का दावा किया। दैनिक भास्कर ने 2022 के विधान चुनाव में पहली बार चुनाव विधायक बनने पर वाले सत्ता और विपक्ष के 2 युवा विधायक से चर्चा की। लखनऊ के सरोजिनी नगर विधानसभा में बीजेपी के पहली बार विधायक चुने गए डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा है कि सपा के लोगों को बजट समझाने के लिए अपना अर्थशास्त्र मजबूत करना होगा। वहीं जौनपुर की मछली शहर विधानसभा से पहले विधायक बनने वाले डॉक्टर रागिनी सोनाकर ने यह बजट जुमले के अलावा तो कुछ नहीं, लेकिन वाहवाही लूटने के लिए खुद को प्रतियोगिता में खुद ही अवार्ड ले रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल से पहले भारत को बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विमेंस T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। टीम के कैप्टन हरमनप्रीत कौर के सेमीफाइनल मुकाबला खेलने पर संशय बना हुआ है। सूत्रों के माने तो इस समय बीमार हैं और मैच नहीं खेल पाएंगे। दूसरे और ऑलराउंडर पूजा वत्साकर मैच नहीं खेलेंगी। पूजा की जगह टीम में स्पिन ऑलराउंडर स्नेह राणा लेंगी। ICC टेक्निकल कमेटी में इसकी जानकारी दी है। भारत ने 4 मैचों के 6 पॉइंट्स के साथ टूर्नामेंट के नॉकआउट के लिए क्वालिफाई की है। हरमनप्रीत कप्तानी में टीम पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और आयरलैंड को हराया। अगर हरमनप्रीत मैच नहीं खेलती तो उप कैप्टन स्मृति मंधाना टीम की कैप्टन रहेंगी। इसके अलावा टीम के राधा यादव भी मैच शायद ही खेल पाएंगे। वे चोटिल थी और आयरलैंड के खिलाफ आखिरी मैच में भी उन्हें आराम दिया गया। सेमीफाइनल पहुंचने के बाद हरमन ने बताया कि टीम का कमजोर पहल आयरलैंड में मुकाबला जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर ने टीम इंडिया का कमजोर पहलू बताया। उन्होंने कहा है कि टीम के स्ट्राइक रोटेट करने की परेशानी आ रही है। डॉट बॉल्स हमारे लिए समस्या बनी हुई है। उम्मीद है कि आने वाले मैचों में हम सुधार लेंगे। टूर्नामेंट में पूजा वत्सकर ने प्रदर्शन निराशाजनक। टीम स्ट्राइक्स रोटेट करने में परेशानी आ रही है। डॉट बॉल्स हमारे लिए समस्या बनी हुई है। उम्मीद है कि आने वाले मैचों में हम इसे सुधार लेंगे। टूर्नामेंट में आज वत्सकर प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और अब तक खेलने में 4 मैचों को वत्सकर ने 2 ही विकेट लिए और इस विकेट पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ आया और दूसरी विकेट इंग्लैंड के खिलाफ लिया। जावेद अख्तर के बयान पर भड़के पाकिस्तान सेलेब्स। पाकिस्तान के लाहौर में हुए फेस्टिवल जावेद अख्तर का दिया बयान बेहद सुर्खियों में। भारत में जहां उनके लिए ये कदम सराहना की जा रही है, वहीं पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज और आम जनता उन पर भड़की हुई। कई पाकिस्तान सेलेब्स सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली है। सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर का एक वीडियो सामने है जिसमें वो पाकिस्तानियों को शरेआम खरी खोटी सुनाते नजर आ रहे हैं। यहाँ बैठी ऑडियंस की जावेद की बातों पर तालियां बजा रही हैं और वीडियो पर यूजर्स का कहना है कि जावेद अख्तर का खुली बाहों के साथ पाकिस्तान में स्वागत किया गया है। उनकी तरफ से अच्छे
रिस्पॉन्स की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने घर में आकर बेइज्जती कर दी। फैज़ फेस्टिवल में जावेद अख्तर ने कहा है कि हमने तो नुसरत और मेहंदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, लेकिन आपके मुल्क में लता मंगेशकर का कोई भी शो नहीं है, ये हकीकत है। चलिए अब हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना दें। और अहम बात यह है कि आजकल जो फ़िज़ा इतनी गर्म है वो कम होनी चाहिए। जावेद ने बयान में आगे कहा है कि हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पर कई ऐसे हमले हुए। जो लोग नार्वो से नहीं आए थे, वे इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके देश में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।